सच बताओ, तेरे पेट में किसका पाप पल रहा है? भाई ने बाल पकड़ते हुए। वे 2 दिन पहले ही लंदन से आए थे। मैंने उन्हें बताया, ये पाप नहीं, भाभी ने जबरदस्ती मेरी शादी अपने पागल रिश्तेदार से करवाई थी, जो एक हादसे में मर गया। उसका बच्चा मेरे पेट में है और भाभी साफ मुकर गई। बोली, ये झूठ बोल रही है। भाई ने मुझ पर बिल्कुल भी विश्वास न किया और मुझे बहुत मारा, घर से निकाल दिया। मैं नीले चेहरे के साथ सड़क पर बैठी थी और जब एक खूबसूरत सफ़ेद काले रंग की गाड़ी मेरे सामने आकर रुकी थी, अंदर से एक अमीर आदमी निकला तो मैं उसे देखकर पत्थर की हो गई थी। वह भाभी का वही रिश्तेदार था। मेरे भाई भाभी ने मेरा बाजू मोड़कर मुझे धकेलते हुए दरवाजे के बाहर निकाला तो मैं लड़खड़ा गई और जीने पर गिर गई। उन दोनों ने दरवाज़ा मेरे मुंह पर बंद कर दिया। मेरे दिल में जैसे कुछ टूट कर बिखर गया। सारा मोहल्ला जानता था कि मेरे भाई को जब गुस्सा आता है वह किसी की नहीं सुनता। आज उसने मुझे नहीं सुना, सिर्फ भाभी की बात पर विश्वास कर लिया, जिसने मेरी सच्चाई को एक शब्द में झूठा बना दिया था। मैं धीरे धीरे खड़ी हुई। मेरे पैर में मोच आ गई थी। मेरे जिस्म पर मार के निशान थे। मैं नंगे पैर ठंडी जमीन पर चलते हुए गली के कोने तक पहुंची। हर कदम पर डर था, मगर अंदर का जख्म इससे ज्यादा गहरा था। मेरे पास ना कोई मोबाइल था, ना कोई दोस्त किसके पास फोन करती, ना कोई रिश्तेदार था जो मुझे अपना लेता। एक वक्त था जब मैं भी इन गलियों में हंसती खेलती थी और आज मैं उन्हीं गलियों में बदनाम हो गई थी। मैं अपने घर से काफी दूर आ गई थी। यहाँ एक चौराहा था जहाँ पर लेबर वगैरह अपने काम के लिए इंतजार करते थे। शाम का टाइम था, यहाँ पर भीड़ हो रही थी। यहाँ पर सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक लेबर यहाँ खड़ी होती थी ताकि उन्हें कोई काम पर ले जाए। उस चौक का नाम ही लेबर चौक था और वहीं सामने एक खोखा था जहाँ पान की दुकान थी। सारी रात मैंने उस पान की दुकान पर बिता दिया। वहाँ एक बेंच रखा था। पान वाला अपना खोखा बंद करके चला गया था। मैं सारी रात उस पान वाले की दुकान के सामने बैठी रही। वहाँ पर रात को काफ़ी नशेड़ी भी बैठे थे। मुझे काफ़ी डर महसूस हो रहा था, लेकिन जो मेरे साथ हुआ था उस दर्द को सोचते हुए मैं निडर हो गई थी। मैं मजबूत हो गई थी। मैं डरना नहीं चाहती थी। पान की दुकान वाले ने सुबह मुझसे पूछा, तुम कहाँ से आई हो, यहाँ क्यों बैठी हो? मैंने उस पान की दुकान वाले से झूठी कहानी सुना दी। मैंने कहा मैं गाँव से शहर आ रही थी। किसी रिश्तेदार के घर रास्ते में एक औरत ने न जाने क्या खिला दिया और मेरा सारा सामान लूटकर, मोबाइल, पर्स, सब कुछ लूटकर भाग गई है। अब ना तो मेरे पास मेरा मोबाइल है और ना ही उस रिश्तेदार का एड्रेस। मैं करूं तो क्या करूं? उस पान वाले ने कहा, अच्छा फिर तुम्हारे पैरों में चोट कैसे लगी? मैंने उससे कहा, पता नहीं, मैं बेहोश थी, न जाने मेरे साथ क्या कुछ हुआ है। उसने कहा, ठीक है, चलो मेरे साथ सरकारी अस्पताल में अपना इलाज करा लो। थाने में जाकर अपने गुमशुदा मोबाइल का रिपोर्ट भी लिखवा दो। मैं उसके साथ सरकारी हॉस्पिटल चली गई और वहां से दवाई लेकर मैंने उस पान वाले से कहा, मुझे कोई ऐसी जगह बता दो जहां से मुझे सुबह की काम मिल जाए और कुछ पैसों का जुगाड़ हो जाए तो मैं वापस अपने गांव चली जाऊंगी। उसने कहा, अगर तुम्हें गांव लौटना है तो मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा, तुम गांव चली जाओ। मैंने उससे कहा, माफ़ी चाहती हूँ, आपने मेरी इतनी मदद की, वो बहुत है। सिर्फ एक मदद और कर दीजिए, मुझे वो जगह बता दीजिए जहाँ से मुझे सुबह ही काम मिल जाए। उसने कहा, तुम्हारे शरीर में काफ़ी चोटें आई हैं, तुम गांव लौट जाओ और अपने आप को पहले ठीक करो। मैंने कहा, नहीं, गांव में भी मेरा कोई सहारा नहीं है, मुझे खुद ही कमाना है, तो मैं गांव लौटकर क्या करूंगी? बस कृपा होगी आप मुझे वो जगह बता दे जहाँ से मुझे सुबह काम मिल जाए। उसने कहा, मेरा बताना फर्ज था, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी है। उसने कहा कि हमारे दुकान के आगे जो चौक है वहीं पर जाकर आप बैठ जाओ, तुम्हें जो भी काम आता है वहीं पर बैठ जाओ, वहां से किसी को जो भी जरूरत होगी तो तुम्हें बुलाकर ले जाएगा। मैं उसी लेबर चौक पर जाकर बैठ गई। वहां पर बहुत सारे मजदूर, औरत, मर्द, बूढ़े सब खड़े थे, लेकिन जो भी मालिक आता वह हट्टे कट्टे और स्वस्थ लोगों को अपने साथ ले जाता। मुझे बैठे बैठे 8 से 10:30 हो चुका था। कोई मुझे लेकर नहीं गया। मैं उसी चौक पर बैठी रही। फिर एक आदमी मोटरसाइकिल से आया। उसने कहा, तुम क्या किसी काम के लिए यहाँ बैठी हो? मैंने जल्दी से उठकर कहा, जी मैं काम के लिए ही यहाँ बैठी हूँ, लेकिन कोई मुझे लेकर नहीं गया क्योंकि मेरे शरीर पर कुछ चोटें आई हैं जिसकी वजह से शायद कोई मुझे लेकर नहीं गया। लेकिन आप यकीन मानिए, मैं कोई सा भी काम कर सकती हूँ, मेरे अंदर अभी इतनी हिम्मत है। उसने कहा, क्या तुम सिलाई कर लेती हो? मैंने कहा, हाँ मैं सिलाई कर लेती हूँ। उसने कहा कि मुझे मोटर वाली मशीन चलवानी है, क्या तुम उसे चला सकती हो? मैंने कहा, हाँ मैं चला सकती हूँ, मुझे आती है मोटर वाली मशीन चलानी। वह आदमी मुझे पैर से सर तक निहारने लगा। उसने भी मुझसे पूछा था, तुम्हें इतनी सारी चोट कैसे लगी? उस आदमी को भी मैंने एक झूठी कहानी सुना दी। कल मुझे ईंट ढोने के लिए एक ठेकेदार ले गया था और वहां मैं सीढ़ियों पर ईंट लेकर गिर गई थी। ठेकेदार ने मुझे दवाई वगैरह दिलवा दी, लेकिन मुझे काम पर नहीं ले गया।
पर मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। वह आदमी कहने लगा, कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ। मैं उसके मोटरसाइकिल पर पीछे बैठ गई। मुझे डर भी लग रहा था, न जाने ये आदमी मुझे क्या काम करवाने वाला है। लेकिन जब मैं उसके फैक्ट्री में पहुंची तो वाकई वहां पर बहुत सारी सिलाई मशीन लगी हुई थी और उस पर बहुत सारे कारीगर काम कर रहे थे। उसने मुझे एक मशीन पर बिठा दिया और कहा कि तुम्हें इन 41 पीसों में लास्टिक लगानी है। अगर ये लगा दोगी तो मैं तुम्हें और काम दूंगा, जिस काम के लिए मैं तुम्हें लेकर आया हूँ। मेरे पैरों में चोट लगी थी, दर्द तो मुझे बहुत हो रहा था, लेकिन मेरी मजबूरी थी और मैं हिम्मत नहीं हारना चाहती थी। मैंने वो काम स्टार्ट कर दिया। मैंने सिलाई का कोर्स किया हुआ था जब मेरे माँ बाप जिंदा थे। उनके मरने के बाद भाभी ने मुझे घर में बिठा दिया तो मुझे सिलाई करने में कोई दिक्कत नहीं आई। मैंने वह सारे पीस सिलाई कर दिए। उनमें थोड़ी बहुत सफाई की कमी थी, पर मेरी स्पीड बहुत थी, जिसकी वजह से मुझे कई दिन वही रिपीट करनी थी। मैंने उस आदमी से रिक्वेस्ट की थी, क्या मुझे यहाँ कोई रहने की जगह मिल जाएगी? उसने कहा कि ठीक है, मैं बंदोबस्त करता हूँ। तुम काम में बहुत तेज हो, तुम्हारा काम मुझे पसंद आया है। उसने फैक्ट्री के लेबर वाले कमरे में मुझे एक कमरा दे दिया। उस मालिक ने कहा, क्या तुम और लेबरों के साथ रह सकती हो, क्योंकि रूम एक है और उसमें 3 लेबर पहले से रहते हैं। मैंने कहा, बस मुझे जगह चाहिए, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। उस रूम में 3 आदमी थे जो अपना खाना पीना सब बनाया करते थे। मालिक ने मुझे उनसे मिलवाया और कहा, तुम्हें इसी रूम में रहना है और उनके साथ ही खाने पीने का इंतजाम कर लेना। आपस में तय कर लेना किसको क्या करना है। मैंने उस मालिक का बहुत बहुत धन्यवाद किया और उस दिन से मैं काम पर लग गई। जब मैं उस फैक्ट्री में पहली बार गई थी उस वक्त मेरा भूख से बुरा हाल था, क्योंकि मुझे 24 घंटे हो गए थे खाना खाए। जब दोपहर में सब अपना लंच खाने लगे, मैं अपने काम में बिजी थी। वहाँ का ठेकेदार राउंड पर आया था। उसने कहा, तुम इतनी जख्मी हो और काम कर रही हो, क्या तुम लंच नहीं करोगी? मैंने कहा कि मेरे पास कोई लंच नहीं है और मुझे काम करना है। शाम को जब पैसे मिलेंगे तो मैं खा लूंगी। उस ठेकेदार ने कहा, कोई बात नहीं, आज लंच नहीं लाई तो तुम मेरे लंच से खाना खा सकती हो, क्योंकि आज मेरा खाने का मूड नहीं है। मेरे मनपसंद की सब्जी नहीं बनी, तुम उसी को खा लो। उस ठेकेदार का खाना मैं 24 घंटे के बाद खा रही थी। मुझे बहुत ही स्वादिष्ट लगी थी। उस लंच में 6 रोटी, दही और घी की सब्जी थी। मुझे तो वो बहुत स्वादिष्ट लगा था, शायद मुझे भूख लगी थी इसलिए। उसके बाद मालिक ने मेरा शाम को वहाँ रहने का इंतजाम कर दिया था। शाम को मेरी मजदूरी मुझे 250 रुपये मिले थे, तो मैंने उन लेबरों के साथ मिलकर अपने खाने का इंतजाम किया। उसके बाद मैं महीनों काम करती रही, लगन से, मेहनत से। मैं पीछे सब कुछ भूल गई थी, मैं क्या थी और कहाँ से आई थी। अब मैं अपने अंदर इतनी हिम्मत रखती थी, सामने कोई भी आता तो मैं डटकर मुकाबला कर सकती थी, क्योंकि मैं अब डरी हुई औरत नहीं थी और ना अब मैं किसी के टुकड़ों पर पल रही थी। मैं खुद मेहनत कर रही थी। मैं जब भी मोबाइल पर आचार्य जी की वीडियो देखा करती थी तो उनसे मुझे बहुत हौसला मिला करता था, पर मैं अपने घर में सिर्फ उसी डर में बिताती थी, कभी हिम्मत नहीं की थी। लोगों का, समाज का, सबका डर अंदर लेकर न जाने कितना कमजोर हो गई थी। मैंने अपने आप को बहुत कमजोर बना लिया था और जब मेरे साथ ये सब हुआ तो कोई समाज मेरे सामने नहीं आया और ना ही कोई रिश्तेदार मेरे किरदार को ठीक करने आया। और फिर भी मैं उसी समाज और रिश्तेदार से डरकर एक कमजोर औरत बन गई थी। लेकिन आज मैं एक बहुत ही बलवान औरत बन रही थी। मेरे रूम में मेरे साथ जो लड़के रहते थे, लड़के नहीं कहूँगी, वे अपने बीवी बच्चे को छोड़कर यहाँ परदेश में कमाने आए थे। वे लड़के मुझे सलाह दिया करते थे, तुम एक औरत हो, किसी से शादी करके तुम अपना घर बसा लो। मैं उनसे कहती, ताकि फिर मैं उसी नर्क में चली जाऊं जहाँ से निकलकर मैंने अपने आप की पहचान बनाई है। मैं एक औरत हूँ और मजबूत बनना चाहती हूँ, किसी के सहारे की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। वह चुप हो जाते। वह कहते, न जाने तुम कौन सी दुनिया से आई हो, अगर जीवन है तो इसमें साथी की ज़रूरत तो ज़रूर पड़ती है। मैं उनसे कहती, क्या मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे साथी नहीं हो? वह कहते, ऐसे साथी को साथी नहीं कहा करते, क्योंकि हमारा खुद का परिवार है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, तुम्हारा भी खुद का परिवार होना चाहिए। मैं कहती, नहीं, मुझे अब किसी बंधन में नहीं बंधना। ये सिर्फ एक बंधन है जिसमें इंसान एक दूसरे पर हुक्म चलाता है और जो मजबूत होता है कमजोर पर शोषण करता है। जैसे पति कमा रहा है, घर चला रहा है, तो वह अपनी पत्नी पर हुक्म चलाता है, और अगर पत्नी मजबूत है तो वो पति पर चलाती है। तो मुझे ऐसे बंधन में बिल्कुल भी नहीं बंधना। मैं अकेली ठीक हूँ, मैं अकेली जीकर दिखाऊंगी। अकेला जीना किसे कहते हैं? वे लोग कहते, तुम प्रेग्नेंट हो, इस बच्चे को बाप की जरूरत पड़ेगी। मैं कहती, नहीं, मैं सिंगल मदर हूँ और इस बच्चे को भी मैं पाल कर दिखाऊंगी। मुझे फिलहाल किसी की जरूरत नहीं, अपनी सलाह अपने पास रखें। इसी तरह अब मेरा 9वां महीना चल रहा था। मैं हॉस्पिटल में अपना प्रॉपर चेकअप भी करवा रही थी। मालिक मेरे काम से बहुत खुश था।
महीने का मुझे 15,000 रुपये मिलते थे। नाइट वगैरह करती तो महीने का 20,000 तक पहुंच जाता था और मेरे लिए इतना अभी काफ़ी था। जब मेरा डिलीवरी का टाइम नज़दीक था तो मैं दिन रात काम करती थी ताकि मुझे 3 महीने की प्रॉपर छुट्टी मिल जाए और मालिक ने मेरी बहुत मदद की थी। मैंने मालिक से बात की, मेरी डिलीवरी नज़दीक है, मुझे एक अलग रूम की व्यवस्था कर दो। मालिक ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक कमरे का फ्लैट देखता हूँ। मालिक ने जल्द ही मेरा एक अलग रूम का व्यवस्था कर दिया। डॉक्टर के हिसाब से मेरे डिलीवरी में 15 दिन का टाइम था। सरकारी अस्पताल में जहाँ से मैं अपना इलाज करा रही थी वहाँ सबको पता था मैं एक सिंगल मदर हूँ और मैं अपने बच्चे को खुद संभालूंगी। मैं पूरा 9 महीने डॉक्टर के निगरानी में थी। मुझे डर था कहीं इस बच्चे के पिता की तरह मेरा बच्चा न हो जाए, क्योंकि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। उसने मुझे प्रेग्नेंट भी कर दिया था। खुद न जाने कहाँ गायब हो गया था, मर गया था या एक्सीडेंट हो गया था, किसी को कुछ पता नहीं था। जिससे मेरी शादी हुई थी उसका नाम सोहेल था। उसके नाम से 2 प्लॉट थे। उसके मम्मी पापा के हाल ही में एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। सोहेल बिल्कुल अकेला रह गया था। वो बचपन से शायद ऐसा ही था। उसका इलाज चल रहा था और मेरी भाभी ने उसके प्लॉट के चक्कर में ही मेरी शादी उससे करवा दी थी और भाई के आने पर उन्होंने मुझे ही बदनाम कर दिया। मेरी भाभी का कैरेक्टर ठीक नहीं था। वह सिर्फ अपनी खूबसूरती को निखारने के लिए न जाने कितने पैसे अपने ऊपर खर्च करती थी। भाई पैसे भेजता था, वह पैसे भी और बाहर दोस्तों के साथ घूमने फिरने पार्टी करने में सारे पैसे डुबो देती थी, क्योंकि उन्हें अपनी खूबसूरती दिखानी थी। कोई मेहनत थोड़ी करनी थी जो उनको पैसों पर दया आती। छल कपट से पैसे हासिल किया करती थी। मेरे साथ उन्होंने इतना बड़ा धोखा किया था। मेरी शादी जबरदस्ती सोहेल से करा दी थी। उसका प्लाट भी हड़प कर लिया था। न जाने वह कहाँ गायब हुआ, कुछ पता नहीं था। और भाई को जब पता चली तो उसने बिना जाने समझे मुझे घर से निकाल दिया। पर अब मैं एक मजबूत औरत थी। मैं खूबसूरत औरत नहीं बनना चाहती थी। भगवान ने मेरी शकल सूरत बहुत अच्छी दी थी। मैं उसे कोमल नहीं बनाना चाहती थी। मैं एक इंसान बनना चाहती थी। तो मैंने उस दिन से ये सब अपने दिमाग और ख्याल से उतार दिया कि मैं एक औरत हूँ, कमजोर हूँ। मैंने उस दिन से ठान लिया कि मैं एक मजबूत औरत बनूंगी। अपने अंदर इतनी हिम्मत रखूंगी, सामने वाले की उठती गंदी नज़र को पहचान कर मुंह तोड़ जवाब दे सकूंगी। और मैं जैसा सोच रही थी वैसा ही बन रही थी। मैं सच में एक मजबूत औरत बन रही थी। मेरी मेहनत और लगन ने मुझे और मजबूत बना दिया। मैं अब किसी के आगे रोती नहीं थी। मैं औरत हूँ, मजबूर हूँ। मेरे साथ ये सब हो गया। मैंने अपने पीछे बीते हुए पल का सब कुछ भुला दिया था। आगे बढ़ना चाहती थी। औरत जब तक कोमल कोमल बनती रहेगी उसके साथ लोग इसी तरह का व्यवहार करते रहेंगे। उस कोमल चीज को लोग इसी तरह मसलते रहेंगे और उस कोमल जीव को मसलने के लिए कोई बाहर से नहीं आता। खुद उसके अपने घर के लोग होते हैं, खुद उसके माता पिता होते हैं, खुद उसका पति होता है जो उसका जीवन साथी होता है। इसी जीवन साथी के आड़ में न जाने औरतों पर कितना शोषण होता है और औरत खुद ही नहीं समझ पाती। उसे तो बस कोमल बनना है, सुंदर बनना है। तो फिर समाज में ये शोषण तो अनिवार्य है। आचार्य जी की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। उनके मोटिवेशनल बातों ने मुझे बहुत हिम्मत दिया। पर एक बात जो उनकी बदलनी पड़ेगी, जो औरतों को कहते हैं झाड़ू पोछा लगाती हो, बर्तन धोती हो, पर ये तो हमारे जीवन शैली का हिस्सा है। अगर साफ सुथरा घर को रखेंगे, खुद को साफ रखेंगे, हम स्वस्थ भी रहेंगे। आप उन औरतों की बातें करते हैं जो 50,000 रुपए कमाती हों। वो औरतें अपने झाड़ू बर्तन पोछे के लिए नौकर रख सकती हैं और मुझ जैसी औरत उसको तो अपने काम खुद करने पड़ेंगे। और अपना काम करने में कोई बुराई नहीं है। काम तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। झाड़ू, कपड़ा, बर्तन पोछा, साफ सफाई, ये तो इंसान जब तक जिंदा रहेगा उसको ये करना ही पड़ेगा। हाँ, उसके पास पैसे हैं, वह किसी से करवा सकता है और हम जैसे इंसान को ये सब कुछ करना पड़ेगा और अपने जीवन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मेरी डिलीवरी होनी थी और आज मैं हॉस्पिटल में आई थी। मुझे सुबह से ही दर्द महसूस हो रहा था, इसलिए मैं अपने चेकअप के लिए हॉस्पिटल आई थी। डॉक्टर ने मुझे एडमिट कर लिया और कहा कि तुम्हारा बच्चा शायद इस दुनिया में आने वाला है। डॉक्टर को पहले से ही पता था कि मैं एक सिंगल मदर हूँ। मैंने अस्पताल के नर्स से बात की। मैंने कहा कि मेरे पास एक लड़की या कोई इंसान चाहिए जो मेरे और मेरे बच्चे का 2-3 दिन तक ख्याल रखते। उस नर्स ने कहा ठीक है, मैं इंतजाम कर देती हूँ। उसने एक लड़की का इंतजाम किया जो शायद शादीशुदा थी। मैंने एक बेटे को जन्म दिया था। डॉक्टर के हिसाब से बच्चा बिल्कुल नॉर्मल था। उसकी दिमागी हालत और हाथ पैर सब कुछ ठीक थे। मेरा बच्चा बहुत खूबसूरत पैदा हुआ था। बच्चे तो सारे ही खूबसूरत पैदा होते हैं। मैं 2-3 दिन के बाद डिस्चार्ज हो गई।
अपने क्वार्टर में आ गई। 3 महीने की मालिक ने मुझे छुट्टी दी हुई थी। 3 महीने के अंदर मुझे किसी लड़के या लड़की का इंतजाम करना था जो मेरे जॉब पर जाने के बाद मेरे बच्चे का देखभाल करती, और मेरी नौकरी 12 घंटे की थी। 12 घंटे के लिए मुझे कोई चाहिए था जो मेरे बच्चे का देखभाल करे। अब समस्या ये थी, 20,000 तो मुझे तनख्वाह मिलती थी और किसी आया को रखने के लिए मुझे पूरे 15,000 रुपये देने थे। अब यहाँ मुझे पैसों की प्रॉब्लम हो गई थी। मुझे उस मकान का किराया भी देना था, खुद के लिए और बच्चे के लिए खर्च भी निकालना था। अब मेरी असल जिंदगी शुरू हो गई थी जिसमें मैंने बहुत संघर्ष किया था। ये कह देना और लिख देना बहुत आसान है, जब इस जिंदगी को जीते हैं उसी को पता है वो कैसे ये सब संभालता है। मैं रात में यहाँ आस पड़ोस के भी कपड़े सिया करती थी, उससे भी मेरे पैसे बन जाते थे। मैं इसी तरह अपना गुजारा कर रही थी। उस फैक्ट्री का मालिक मुझे बहुत अच्छा मिला था। वह किसी चीज़ के लिए मुझे कभी मना नहीं करता था। कभी मैं एडवांस ले लेती, उसके लिए भी कभी मना नहीं करता था। अब वो मेरी असल कहानी भी जान चुका था और मेरी हिम्मत और मेहनत को देखकर वह बहुत ही खुश रहता था। वो कहता था, दीपा, तुम्हारी जैसी लड़की अगर इस भारत में पैदा होने लगे, भारत बहुत तरक्की करने वाला है। लेकिन अफसोस ऐसा होगा नहीं। भारत की 5 से 10% लड़कियां ही अपनी मजबूरी या किसी कारण वह इतनी मजबूत बनती है। बाकी लड़कियां मजबूरी में भी होती हैं, लेकिन अपनी कोमलता और सुंदरता की वजह से गलत रास्ते पर निकल पड़ती हैं। वे अपनी कम अकली और कामचोरी की वजह से दे धंधा में चली जाती हैं। उन्हें ये आसान लगता है। ऐसी औरतें अपने आप को ही गुलाम बनाती हैं। वो चाहे कितने भी पैसे कमा ले, लेकिन वह अपने नज़रों में ही गिरी रहती हैं। और ऐसी औरतें तो मेरी नज़रों में भी कोई मकाम नहीं रखती, जो अपनी कोमलता और खूबसूरती का गलत इस्तेमाल करती हैं। मैं इसी तरह मेहनत कर रही थी। मुझे कोई मर्द जात से नफरत नहीं थी, लेकिन मैं चाहती थी मुझे कोई मेरे काम से जाने। अगर मेरे साथ कोई मेरा साथी बने तो वो मेरी देह के लिए नहीं, ना ही मेरी खूबसूरती देखकर। वह ये सब छोड़कर बिना मोह के मेरे साथ आए तो ऐसे आदमी को मैं अपने जीवन में ला सकती हूँ, अपना दोस्त बना सकती हूँ। इसी तरह मेरा बच्चा अब 2 साल का हो गया था। मेरे सामने वाले फ्लोर में 3 कमरों का एक फ्लैट था। उसमें एक आदमी रहता था। शायद वह अकेला रहता था। मैं तो सुबह काम पर जाती थी और रात को ही अपने घर में घुसती थी। मेरे साथ ही वह आदमी भी निकलता था और हमारे फैक्ट्री के सामने वाले फैक्ट्री में काम करता था। किसी ऊंची पोस्ट पर था। कई बार उसने मुझे लिफ्ट दी थी। रात को जब मैं नाइट लगाकर बाहर निकलती तो वह भी अपने घर जा रहा होता। इस तरह हम दोनों की जान पहचान हो गई थी और हमारा घर भी आमने सामने था, तो मुझे घर तक लिफ्ट दे देता था। मेरा दोस्त बन चुका था। उसकी पत्नी भी शायद कुछ साल पहले उसे डिवोर्स देकर चली गई थी। मैंने उसके लाइफ पार्टनर के बारे में कभी कुछ नहीं पूछा था, क्योंकि मुझे इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, मैंने उसके काम के बारे में ज़रूर पूछा था। तो उसने कहा, तुम्हारे फैक्ट्री के सामने वाले लेदर फैक्ट्री में मैं मैनेजर हूँ और वहाँ पर लेदर की सिलाई की जाती है, जो कि बैग, कोट यह सब होता है। मैं उस फैक्ट्री को पूरा हैंडल करता हूँ। उसका मालिक विदेश में रहता है। मैंने उस फैक्ट्री की वर्कर की तनख्वाह पूछी थी। उसने बताया कि यहाँ पर किसी भी वर्कर की 30,000 रुपये से नीचे सैलरी नहीं है और उस फैक्ट्री में जितनी मेहनत करती थी उस हिसाब से उसमें पैसे बहुत कम थे। मैंने प्रकाश से कहा, अगर तुम्हारे फैक्ट्री में किसी वर्कर की कमी हो तो मुझे बता देना, क्योंकि इस कपड़े वाली फैक्ट्री में मुझे सैलरी कम मिलती है और मेरे खर्चे के हिसाब से ये पैसे बहुत कम होते हैं। प्रकाश ने कहा, ठीक है, मैं ज़रूर बताऊंगा। प्रकाश ने 2-3 महीने के बाद बताया कि उसके फैक्ट्री में एक वर्कर की सीट खाली है, तुम चाहो तो वहां पर काम कर सकती हो। मैंने अपने फैक्ट्री मालिक से बात की थी। वह एक बहुत अच्छा इंसान था। उसने मेरी बहुत मदद की थी। उसने कहा कि ठीक है, तुम जा सकती हो। मैं तुम्हें तुम्हारा एक्सपीरियंस लेटर भी दे दूंगा। मैंने पिछले 5 सालों से वहां पर काम कर रही थी। अब मेरा बेटा भी 4 साल का हो गया था। मैंने उसका एडमिशन प्ले स्कूल में करवा दिया था। जहां मैं काम करती थी वहीं सामने ही एक स्कूल था, उसी में मैंने उसका एडमिशन करवा दिया था। इसी तरह मेरी जिंदगी चल रही थी। प्रकाश भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। मैंने अपनी पिछली जिंदगी के बारे में प्रकाश से बात की थी। उसने मेरी बहुत सराहना की थी और कहा, अगर भारत में ऐसी औरतें होने लगे तो हमारा देश बहुत आगे जाएगा। अगर हर औरत अपनी खूबसूरती और कोमलता को छोड़कर अपनी बुद्धि और हिम्मत से काम करे तो इस देश की तरक्की कभी पीछे नहीं रहेगी। प्रकाश और मेरे विचार काफ़ी मेल खाते थे। प्रकाश मेरे बच्चे को स्कूल से लेकर आ जाया करता था। मैंने अपने बेटे का नाम दीपक रखा था। प्रकाश और उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। प्रकाश ने एक दिन मुझसे कहा, तुम एक बहुत ही मजबूत और हिम्मत वाली लड़की हो। अगर कोई लड़का तुमसे शादी करना चाहे तो तुम क्या करोगी? मैंने कहा, हाँ, मैं करूँगी, लेकिन उसको ना ही मेरे शरीर से मोह होना चाहिए।
और ना ही मेरी कोमलता या खूबसूरती की वजह से मुझसे शादी करे, तो मैं ऐसे आदमी से बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहूंगी। प्रकाश ने कहा, पर तुम ऐसी दिखती ही नहीं हो कि कोई तुम्हें नाजुक और खूबसूरत समझे। तुम तो शक्ल से ही हिम्मत वाली और साहस वाली लड़की दिखाई देती हो। ना ही तुम ऐसे कपड़े पहनती हो जिससे तुम्हारा नाजुक शरीर बाहर दिखे, और ना ही तुम कोई मेकअप करती हो। तुम तो बिल्कुल नॉर्मल हो। प्रकाश ने कहा, तुम मुझे ऐसे ही पसंद हो, क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? मैंने प्रकाश से कहा, मैं तुम्हें जितना जानती हूँ तुम वैसे तो नहीं हो, लेकिन अगर शादी करने के बाद तुमने उस नज़र से मुझे देखा तो मैं तुम्हें छोड़ने में देरी नहीं लगाऊंगी। जो मेरे शरीर और मेरी नाजुकी से मोहब्बत करे, मैं उसे कभी नहीं अपना सकती। उस दिन मैंने और प्रकाश ने मंदिर में जाकर शादी कर ली थी। मैंने प्रकाश के पहली पत्नी के बारे में उससे पूछा था। उसने कहा कि मेरी पहली शादी मेरे माता पिता ने करवाई थी। मैंने अपने माता पिता के कहने पर यह शादी कर ली थी। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मैं इस गलती को मानता हूँ। मेरी और उसकी पसंद और उसकी सोच काफ़ी अलग थी। उसके मम्मी पापा पैसे वाले थे। उसने घर का काम करना सीखा ही नहीं था। ना ही उसे खाना बनाने आता था, और ना ही वह ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, और ना ही कोई हुनर था। उसको सिर्फ एक चीज़ आती थी, वह बहुत अच्छा मेकअप करती थी। उसको कपड़े बहुत वल्गर पहनने होते थे, जिसमें उसका आधा शरीर बाहर दिखे, लोगों को अपनी तरफ खींचे। मुझे उसके कपड़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसका शरीर था, उसको पसंद थी। उसको हर चीज़ के लिए नौकर चाहिए था, और फिर वो चाहती थी मैं उसकी तारीफ करूं। वो बहुत सुंदर है, बहुत गुणवंती है, वो बहुत मेहनती है। तो मुझे उसकी ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, और मैं इसके खिलाफ था। वह सुंदर थी, उसका फिगर अच्छा था, या मैं उस टाइप का इंसान नहीं था। मुझे मेहनती औरतें या आदमी बहुत अच्छे लगते हैं, जो मेहनत करें, फिर उसको पैसे की हर चीज़ की कीमत के बारे में पता होती है। फालतू खर्च कभी नहीं कर सकता, और जो मेहनत करना जानता ही नहीं, उसको फालतू खर्च कैसे समझ में आएगा। उस वक्त मैं मैनेजर भी नहीं था। मेरी सैलरी भी इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं उसके सारे शौक पूरा करता। मैंने उससे कहा कि तुम अपनी पढ़ाई कर सकती हो। उसने कहा कि नहीं, मेरा मन नहीं करता पढ़ाई करने का। वो मुझसे लड़ाई करने लगी थी। बात बात पर कहती, तुम्हें अपनी खूबसूरत पत्नी की कदर नहीं है। भगवान ने तुम्हें इतनी सुंदर पत्नी दी है, बजाय उसकी तारीफ करने की, उसके नखरे उठाने की, तुम बहुत कंजूसपना दिखाते हो। मैंने कभी उस पर हाथ नहीं उठाया, और ना ही मैंने उसके मर्जी के बिना कभी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाई। उसको घूमने फिरने का बहुत शौक था। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उसके शौक पूरे करता। मैं 12 घंटे काम करके थक जाता था। उसको रोमांटिक आदमी चाहिए था। 12 घंटे ऐसी तैसी करवाने के बाद क्या रोमांस रह जाता है? शरीर टूटकर बेहाल हो जाता है। मैं आराम करना चाहता था। मैंने कभी ऐसी इच्छा नहीं की कि वो मेरी सेवा करे। फिर भी आए दिन उसे मुझसे बहुत शिकायतें होती। एक दिन उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, और घर छोड़कर चली गई। और फिर वहां जाकर उसने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं उसके खर्च नहीं उठा पाता, और उसने मुझसे डिवोर्स मांगी। मुझे भी उसके साथ नहीं रहना था, तो मैंने उसे डिवोर्स दे दिया। मेरे माँ बाप की भी डेंगू का बुखार होने की वजह से मृत्यु हो गई थी। 1 हफ्ते के अंदर अंदर वे दोनों भगवान को प्यारे हो गए थे। उसने कभी मेरे माँ बाप की भी कोई काम न किया। वो कहती थी मैं अपने घर में कोई काम नहीं करती थी। मेरी मम्मी कभी उससे कुछ भी काम नहीं कराती थी। मैंने उससे शादी बिल्कुल साधारण तरीके से की थी। ना ही कोई दहेज था, ना ही कोई सामान था। मैं दहेज के बिल्कुल खिलाफ था। मेरी एक बहन इसी दहेज की वजह से मारी गई थी। मुझे दहेज के नाम से ही बहुत नफरत थी। मेरे पापा फौज में थे, वह रिटायर्ड थे। गांव में भी कुछ जमीनें थी, जिसकी वजह से उसके माँ बाप ने उसकी शादी मुझसे करवाई थी। माँ बाप भी तो अपनी बेटी के लिए यही देखते हैं कि दौलत हो, नौकरी वाला हो, ताकि उनकी नाजुक बेटी को कोई कमी ना हो। नौकरी वो कर नहीं सकती थी, क्योंकि उसने पढ़ाई भी नहीं की थी। नखरे इतने होते कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, कपड़े नहीं धोऊंगी, मुझे सबके लिए नौकर चाहिए। तो भाई, इतने पैसे हर किसी के पास नहीं होते वह हर चीज के लिए नौकर रखे और तुम्हारी नाजुक शरीर और खूबसूरती को निहारता रहे। अगर लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है तो उसको घर के काम करने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि काम तो तुम्हारे जीवन का हिस्सा है और इसे तुम्हें हर हाल में करना है। इसी वजह से नंदिता से मेरी डिवोर्स हुई थी। मुझे प्रकाश की एक एक बात पसंद आई थी। वह गलत नहीं कह रहा था। आजकल की लड़कियां मेहनत करना बिल्कुल भी नहीं चाहती। इसलिए मैं कहती हूँ, आचार्य जी की बात ऐसी लड़कियों पर लागू नहीं होता। घर का काम करना कोई बुराई नहीं है। अगर साथ में तुम्हारा पार्टनर कमा रहा है और तुम्हें कुछ भी नहीं आता तो तुम घर का काम कर ही सकती हो। मुझे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। प्रकाश ने और मैंने शादी कर लिया था, बिना मोह के, बिना कोई खर्च के, बिना कोई शोर किए। मैंने प्रकाश से कहा था, प्रकाश मैं तुम्हारे साथ जरूर रहूंगी, लेकिन मैं अभी अपना क्वार्टर खाली नहीं करूंगी जब तक मुझे पूरा विश्वास ना हो जाता।
कि तुम मेरे सोच के हिसाब से सही साबित होते हो या नहीं। मैं भी अपना जॉब इसी तरह करती रहूंगी। और प्रकाश बिल्कुल भी न बदला, एक दोस्त की तरह रहा। वो बिल्कुल भी न बदला, जैसे पहले था अब भी ऐसे ही था। प्रकाश रात को मेरे पास चला आता, हम देर रात तक अपने काम की, अपने हर चीज की बातें शेयर करते। और जब प्रकाश की मेरी चाहत होती या मुझे प्रकाश की चाहत होती तो हम एक दूसरे को अपना शरीर भी देते। और मुझे जरा भी प्रकाश बदलता हुआ दिखाई न दिया था। एक दिन उसने कहा, दीपा, तुम्हें यहाँ मकान का किराया भी भरना पड़ता है। ऐसा करो, तुम मेरे साथ मेरे रूम में रहो। यहाँ जो किराया भरती हो उस किराए को अपने अकाउंट में जमा करना, तुम्हारे पैसे सेव हो जाएंगे और नौकरानी का खर्चा भी बचेगा। तो हम दोनों आपस में मैनेज कर लेंगे। मुझे प्रकाश की बात पर बहुत अच्छी लगी। मैंने अपना क्वार्टर खाली कर दिया। अब मैं प्रकाश के साथ प्रकाश के रूम में रहने लगी। प्रकाश अभी भी वैसा ही था, बिल्कुल भी नहीं बदला था। ना ही वो मेरे पैसों की कभी खोज करता था और ना ही मैंने प्रकाश के पैसों के बारे में कभी पूछा था। हम अपने अपने पैसे कमा रहे थे और अपना सेव कर रहे थे और कभी एक दूसरे में झगड़ा ना हुआ। मेरा बेटा भी बड़ा हो रहा था। एक दिन अचानक मुझसे मेरा भाई टकरा गया। मैं अपने बेटे के साथ पार्क आई थी। प्रकाश भी मेरे साथ था। भाई पार्क के बेंच पर लेटा हुआ था, बहुत बूढ़ा दिखाई दे रहा था। उसने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन मैं उसे अच्छी तरह से पहचान गई थी। उसकी पत्नी मुझे उसके साथ दिखाई न दे रही थी। मैं उसके करीब चली गई और जब उसके बारे में पूछने लगी तो वह रो पड़ा था। वो मुझे देखकर बहुत भावुक हुआ था और अपनी गलतियों की माफ़ी मुझसे मांग रहा था। उसने कहा कि तेरी भाभी मुझे छोड़कर जा चुकी है, मुझे पूरी तरह बर्बाद कर चुकी है। मेरा मकान, सब कुछ उसने बेचकर न जाने किसके साथ फरार हो गई है। जब मुझे तुम्हारे असलियत के बारे में पता चली थी, मैंने उसको रोकना टोकना शुरू कर दिया था कि तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा नहीं है। मैं अपने हाथ में सब पैसे रखने लगा था। मैं विदेश जाना भी कैंसिल कर चुका था, यहीं पर जॉब करने लगा था। अब उसे बाहर घूमना फिरना बहुत दुश्वारी हो रही थी। एक दिन उसने प्लान बनाया, मुझे नशे की दवाई खिलाकर न जाने कितने दिन मुझे बेहोश रखा। उस बीच उसने घर मकान सब कुछ बेच दिया था और यहाँ से फरार हो गई। कहाँ गई कुछ पता नहीं। जब तुम्हारी शादी की सच्चाई पता चली तब मैंने उस लड़के की खोज निकाली। वह लड़का मरा नहीं है, किसी पागल खाने में है। उस दिन के बाद से तुम्हें हर जगह तलाश किया, लेकिन तुम मुझे कहीं ना मिली। मैं रोज तुम्हारे लिए रोता हूँ। जॉब करता हूँ और एक किराए के मकान में रहता हूँ और खाली टाइम में ऐसी जगह पर जाता हूँ कहीं मेरी बहन दिखाई दे दे। आज तुम मुझे मिल गई हो। मैंने अपने भाई को अपनी पूरी कहानी सुनाई। वो बहुत खुश हुए थे और मुझ पर गर्व करने लगे थे। रो कर कहने लगे, दुनिया की हर बेटी तुम्हारी तरह हो, तुमने बिल्कुल सही रास्ता चुना। उस दिन के बाद मैं भाई को घर लेकर आई थी। प्रकाश भी मेरे साथ था। भाई मेरे बेटे को देखकर उसे बहुत प्यार करने लगा। उसने कहा कि भगवान की कृपा है, तुम्हारा बेटा तुम्हारे पति जैसा पागल नहीं, वह अभी भी पागल खाने में है। तुमने अपने जीवन का जो भी फैसला लिया है वह बहुत ही अच्छा और बहुत ही सराहनीय है। इसलिए तुम्हारी कहानी उस हर एक औरत तक पहुंचनी चाहिए। क्या पता तुम्हारी हिम्मत से और औरतों को हिम्मत मिले और अपनी सही दिशा में चल पड़े। इसलिए आज मैंने अपनी आप बीती कहानी HD सच्ची कहानियाँ को दी। उनकी कहानियाँ सच पर आधारित होती है, इसलिए मैंने अपनी आप बीती कहानी इनको दी है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर मेरी कोई बात आप लोगों के दिल को ठेस पहुँचाए तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। मुझे किसी के दिल को ठेस नहीं पहुँचाना। सबकी अपनी ज़िंदगी है और अपनी सोच है। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।